चलिए आज एक ऐसी कहानी समझते हैं जिसमें एक छोटा अस्थिर इलाका एक वर्ल्ड वॉर की वजह बन गया। तो सवाल ये उठता है कि बाल्कन में एक छोटा सा रीजनल क्राइसिस आखिर पूरे यूरोप को जंग में कैसे खींच लाया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब पता है कहाँ छुपा है? राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद और बिखरती हुई सल्तनतों की एक बहुत ही उलझी हुई कहानी में। तो चलिए इस गुत्थी को मिल के सुलझाते हैं। उस दौर में बाल्कन के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता था, यूरोप का बारूद खाना। सोचिए, मतलब एक ऐसा इलाका जो बारूद से भरा हो, जहां बस एक छोटी सी चिंगारी की देर थी और एक जबरदस्त धमाका हो जाता। और असल में हालात कुछ ऐसे ही थे। यहाँ अलग अलग जातीय समूह, बड़ी बड़ी ताकतें, सबके हित आपस में इस तरह से टकरा रहे थे कि ये जगह बहुत ही ज्यादा अस्थिर हो चुकी थी। तो सवाल ये है कि ये बारूद खाना बना तो बना कैसे? अच्छा, इसे समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाकर पूरे यूरोप के माहौल को देखना पड़ेगा कि वहां चल क्या रहा था। देखिए, 1800 के दशक के आखिर तक आते आते ना पूरे यूरोप में एक नए किस्म का बहुत ही आक्रामक राष्ट्रवाद फैल रहा था। अब ये कोई सीधी साधी देशभक्ति नहीं थी, नहीं, ये एक तरह की होड़ थी, एक रेस जिसमें हर देश खुद को दूसरों से बेहतर, दूसरों से ज्यादा ताकतवर साबित करना चाहता था। और इसका नतीजा पूरे महाद्वीप में एक जबरदस्त प्रतिद्वंदिता और शक का माहौल बन गया। अब इस पहले से ही तनावपूर्ण माहौल में एक और बड़ी चीज हो रही थी, एक ऐसी चीज जिसने सच में आग में घी डालने का काम किया, और वो थी एक बहुत बड़े साम्राज्य का पतन। सदियों से बाल्कन के इलाके पर ऑटोमन साम्राज्य का कंट्रोल था, लेकिन 1900 की शुरुआत तक आते आते उसकी ताकत बस खत्म हो रही थी। उसे यूरोप का बीमार आदमी तक कहा जाने लगा था। तो जैसे जैसे ऑटोमन साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था और पीछे हट रहा था, बाल्कन में एक शक्ति का शून्य बन रहा था, एक खतरनाक खालीपन। और ये गिरावट कितनी तेजी से हुई वो वाकई हैरान करने वाली है। सिर्फ कुछ दशकों में ऑटोमन साम्राज्य यूरोप के नक्शे से, बाल्कन से लगभग गायब ही हो गया। अगर हम 1878 और 1913 के नक्शों को देखें तो साफ पता चलता है कि उनका असर कितनी तेजी से खत्म हुआ था। तो जब ऑटोमन साम्राज्य पीछे हटा तो ये जो शक्ति का शून्य बना, उसे भरने के लिए दो बिल्कुल अलग तरह की राष्ट्रवादी ताकतें आमने सामने आ गईं। और यहीं से असली टकराव की कहानी शुरू होती है। तो पहली ताकत कौन थी? वो थे बाल्कन के अपने लोग, सर्ब, यूनानी, बल्गेरियाई। ये लोग सदियों की गुलामी से तंग आ चुके थे। ये अपने इतिहास से, अपनी संस्कृति से प्रेरणा ले रहे थे और बस एक ही सपना देख रहे थे, आज़ादी का, एक अपना आज़ाद देश बनाने का। वो चाहते थे कि उनके जितने भी लोग साम्राज्यवादी शासन के अधीन हैं, वो सब आज़ाद हो जाएं। और फिर दूसरी तरफ थीं यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतें, रूस, ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी। इनके लिए बाल्कन के लोगों की आज़ादी का सपना कोई मायने नहीं रखता था। नहीं, इनके लिए तो ये अस्थिरता एक मौका थी, एक सुनहरा मौका अपने साम्राज्य को, अपने प्रभाव को और बढ़ाने का। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये जो बड़ी शक्तियां थीं वो इस बाल्कन के संकट को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर रही थीं। ये एक बहुत बड़ा रणनीति खेल था। यहाँ पे ना सबके अपने अपने एजेंडा थे जो एक दूसरे से टकरा रहे थे। जैसे रूस, वो खुद को स्लाव लोगों का रक्षक मानता था और उनकी मदद के बहाने वो भूमध्य सागर तक पहुंचना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया हंगरी को इसी स्लाव राष्ट्रवाद से सबसे ज्यादा डर था। उन्हें लगता था कि अगर ये भावना फैली तो उनका अपना साम्राज्य टूट जाएगा। और जर्मनी, वो तो अपने सबसे बड़े सहयोगी ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ खड़ा था। मतलब सबके मकसद एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ थे। ये बात इस पूरी स्थिति को एकदम साफ कर देती है। बाल्कन एक शतरंज की बिसात बन चुका था और उस पर जो मोहरे थे वो थे ये नए नए देश। और खेल कौन रहा था? यूरोप की बड़ी ताकतें अपनी अपनी चालें चल रही थी। बाल्कन के लोगों की आज़ादी की लड़ाई अब सिर्फ उनकी नहीं रह गई थी। और आखिरकार वो हुआ जिसका डर था, वो बारूद खाना फट गया। 1912 और 1913 में जो बाल्कन युद्ध हुए वो एक तरह से प्रथम विश्व युद्ध की ड्रेस रिहर्सल थी। एक खूनी रिहर्सल जहां सालों से दबा हुआ तनाव खुली जंग में तब्दील हो गया। तो सबसे पहले हुआ प्रथम बाल्कन युद्ध 1912 में, और इसमें एक हैरान करने वाली बात हुई। कई बाल्कन देश जो आपस में लड़ते रहते थे वो एक साथ आ गए। उन्होंने एक लीग बनाई और उनका एक ही मकसद था, ऑटोमन साम्राज्य को हमेशा के लिए यूरोप से बाहर निकाल फेंकना। और पता है क्या?
वो कामयाब भी हुए। बाल्कन लीग जीत गई और ऑटोमन साम्राज्य को यूरोप से लगभग बाहर कर दिया गया। लेकिन ये जीत की खुशी ज्यादा दिन नहीं चली, क्योंकि अब एक नया और उससे भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। जीती हुई जमीन का बंटवारा कौन करेगा, कैसे करेगा? और बस इसी सवाल पर दोस्त दुश्मन बन गए। और इसका नतीजा ठीक 1 साल बाद 1913 में द्वितीय बाल्कन युद्ध शुरू हो गया। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि ये जंग किसी बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि कल के दोस्तों के बीच ही लड़ी जा रही थी। हुआ ये कि बंटवारे से बुल्गारिया खुश नहीं था। उसे लगा कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है, तो उसने अपने ही पुराने साथियों सर्बिया और ग्रीस पर हमला कर दिया। पर ये दांव पूरी तरह उल्टा पड़ गया। सर्बिया, ग्रीस, रोमानिया, यहाँ तक कि ऑटोमन साम्राज्य ने भी मिलकर बुल्गारिया को बुरी तरह हरा दिया। इस पूरी लड़ाई का सबसे बड़ा विजेता कौन निकला? सर्बिया। वो अब इलाके की एक बड़ी ताकत बन चुका था और उसका राष्ट्रवाद पहले से कई ज्यादा और भी ज्यादा आक्रामक हो गया था। तो अगर हम पूरी टाइमलाइन को देखें तो एक के बाद एक घटनाएं हो रही थी जो यूरोप को जंग की तरफ धकेल रही थी। 1878 में ऑटोमन साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। 1908 में ऑस्ट्रिया हंगरी ने बोस्निया पर कब्जा कर लिया, जिससे सर्बिया भड़क गया। फिर 1912 और 13 में 2 बाल्कन युद्ध हुए, जिसने सर्बिया को एक बड़ी ताकत बना दिया। हर एक कदम 1914 के महाविनाश की तरफ बढ़ रहा था। और अब हम आ पहुंचे हैं 1914 में। अब तक पूरा मंच तैयार हो चुका था। यूरोप सैन्य गठबंधनों के जाल में फंसा हुआ था। दुश्मनी अपनी चरम सीमा पर थी। और इस पूरे जाल के केंद्र में था बाल्कन। अब बस एक चिंगारी की देर थी। एक छोटी सी चिंगारी जो पूरे महाद्वीप को आग की लपटों में झोंक सकती थी। और वो चिंगारी लगने ही वाली थी। तो ये सब कुछ जानने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। क्या प्रथम विश्व युद्ध का होना तय था? क्या ये सब घटनाएं एक ऐसी श्रृंखला थी जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था, या फिर इसे टाला जा सकता था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर इतिहासकार आज भी बहस करते हैं और शायद हमेशा करते रहेंगे।